नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज से अपन एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी रहता है, लेकिन यदि आप कहीं व्यस्त या सफ़र कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। तो उसी पर्पज से मैं आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पढ़ता भी जाऊंगा और इसमें आपको आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है और अध्याय फर्स्ट से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली डे बाय डे आपको क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट, क्या, कब और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एज इट इज किताब की तरह पढ़ा जाएगा और उसको थोड़ा समझाया जाएगा। आप इसको सुन के भी मतलब इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे पता लगाए ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों यानी शिकारियों को, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सी नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे। ठीक है, ये सारी जानकारियां हमें अतीत से मिलती है। ठीक है, मानचित्र 1 नंबर प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल है, संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आकेट शिकार भी करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब तुम उत्तर पश्चिम की यहाँ पर एक मानचित्र देंगे। आगे उन्होंने ये बताया था नर्मदा नदी के पास क्या क्या घटनाएं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल से पशु को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, ये मानचित्र है, इसमें आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, मानचित्र फर्स्ट, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे निकलने से प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया था।
देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना भी की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों के शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और यहीं बस गए हैं। लोगों को इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का क्या है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले देखो भारत का नाम का क्या है? उत्तर पश्चिम के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसको देश के नाम के लिए उपयोग करने लगा। देखो एनसीईआरटी पढ़ने से कितना कुछ मिलता है, आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल एकदम रियल नॉलेज। आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ देख लीजिए। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई थी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का अभिलेखा जोखा रखते थे। लगभग
2250 यानी 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये चित्र में आप जो देख रहे हैं ये 2250 से पूर्व पुराना अभिलेख है। ये वर्तमान अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान को पहले कंधार कहते थे, तो ये कंधार से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे और विस्तृत पढ़ोगे इस शासक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तब पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? ठीक है, ये बताना है कठोर सतह पर लेख लिखने में क्या क्या कठिनाई आती थी और इसके पीछे क्या मोटिव था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्ववादी कहलाता है। पुरातत्ववादी पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन भी करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्ववेदी जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बाएं चित्र पे देखिए, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं और पात्र देखिए, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है, ऐसे आपको कल्पना करना है। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थों आपूर्ति के लिए व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपने बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती, हालांकि अभी तक इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथियों का मतलब देख लीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्वा कहते हैं, ईसा से पहले रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वे वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। अंग्रेजी में ईसा पूर्वा को बीसी कहते, यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में हुई लिखी पाते हैं, तो ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद होता है। ठीक है। यानी एडी का अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद से। ठीक है। और बीसी का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा पूर्व। जब कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह, जब कभी कभी एडी की जगह सी आ जाए तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है, तो सी अक्षर का यानी कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व का अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियां के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ, उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अन्यंत्र जानकारी देख लेते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कहीं अभिलेख कहीं 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यहाँ कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं आप किस तरह कौन कौन लिपि का किस प्रकार हो रहा है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी तथा मिस्री लिपि के रूप में मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ मूल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। कल्पना करो, आप एक कल्पना करो कि तुम एक पुरातत्ववेदी हो का साक्षात्कार लेना है तुमको, तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्ववादी से पूछना चाहोगे। तो उपयोगी शब्द, उसकी यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का एक महत्वपूर्ण तिथियां, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात। आओ करें नर्मदा घाटी का पहला बड़ा राज्य मगध आडे, ये एक प्रयोग दे रखा है इन्होंने। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट अध्याय, उन्होंने कुछ प्रश्न दे रखे, इनको सोल्व करना चाहे तो कर लीजिए, बाकी अपने नॉलेज के लिए देख लीजिए। नर्मदा घाटी का पहला बड़ा राज्य, मगध आगट संग्रहण, इस तरह की बातें। गारो पहाड़ियां लगभग 25 वर्ष पूर्व के नगर, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, आरंभिक कृषि, पांडुलिपि तथा अभिलेखों एक प्रकार का अंतर। और चर्चा करें। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके उत्तर हो सकते हैं, क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल दे रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन ने एनसीईआरटी की कक्षा 6 का फर्स्ट अध्याय कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आपको डेली मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।